हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर से पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस ने मधुकर का जिला हॉस्पिटल में मेडिकल भी कराया, जिसके बाद में पुलिस मधुकर को रिमांड में लेने की तैयारी कर रही है। वहीं भगदड़ कांड को लेकर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस के मुताबिक आयोजकों ने नियमों का उल्लंघन किया, बेकाबू भीड़ को संभालने की कोशिश नहीं की। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मधुकर का मेडिकल भी कराया गया है और अब ये बड़े खुलासे हुए हैं कि भीड़ को संभालने की कोशिश नहीं की गई थी, परमिशन से ज्यादा भीड़ जुटाई गई थी। इसके अलावा हादसे के बाद सेवादार मौके से भाग गए थे। आयोजकों ने नियमों का उल्लंघन किया, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया। प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हेतु तमाम प्रयास विफल होने के पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा द्वारा दिनांक 4/7/2024 को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उक्त अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 6/7/2024 को अभियुक्त राम प्रकाश साठे को कैलोरा चौराहा से तथा अभियुक्त संजू यादव को गोपालपुर कचौरी सिकंदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को इस घटना के बारे में 2 भूमिकाएं उनकी सामने आ रही हैं। पहली भूमिका मुख्य आयोजक के रूप में और दूसरी भूमिका फंड रेजर के रूप में। उक्त भूमिका उक्त अभियुक्त तथा इसके निर्देशन में कार्य कर रहे सेवादार एवं समिति के बंदी की सत्संग के पांडाल के आसपास बैरिकेडिंग, प्रवेश द्वार, निकास द्वार, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग में अन्य सुविधाओं की संपूर्ण जिम्मेदारी थी। अभियुक्त देव प्रकाश एवं अन्य सेवादारों द्वारा पुलिस प्रशासन को कार्यक्रम स्थल के अंदर किसी भी तरीके के हस्तक्षेप से रोका जाता था। उक्त कार्यक्रम स्थल पर इनके सेवादार तरह तरह की वेशभूषा में कमांडोज की ड्रेस में सारी व्यवस्थाएं देखते थे। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी व्यक्ति की वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी करने से रोका जाता था। इस प्रकार उक्त व्यवस्था को सही तरीके से नहीं किया गया एवं प्रशासन द्वारा निर्गत अनुमति पत्र में वर्णित अनेक शर्तों का उल्लंघन करते हुए यातायात व्यवस्था इत्यादि को प्रभावित किया गया। पूछताछ से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इनके द्वारा भीड़ को संभालने का कोई प्रयास नहीं किया गया तथा सभी मौके से फरार हो गए। इस प्रकार इस अभियुक्त एवं अभियुक्त के निर्देशन के कार्य कर रहे सेवादारों, जिनमें 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, द्वारा अव्यवस्था फैलाई गई, जिसके चलते घटना घटी। हाथरस हादसे के बाद में पहली बार बाबा सूरजपाल का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि वो 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत दुखी है। उन्होंने सभी से शासन प्रशासन पर भरोसा रखने की अपील की। उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि घायलों के साथ में मेरी पूरी संवेदना है। आपको बता दें कि हादसे के बाद में बाबा सूरजपाल का बयान सामने आया है। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि
प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। दर्जनों आश्रम और उसके ट्रस्ट, काफिले में कई लग्जरी गाड़ियां और सैकड़ों सेवादार, यानी कि कुल मिलाकर एक आलिशान और भव्य जिंदगी जीने वाला बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा। कहा यह भी जा रहा है कि बाबा सूरजपाल दान नहीं लेता था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर उसके पास में इतने आश्रम और लग्जरी सामान कहां से आया है, और उसका जवाब एक पर्दाफाश से हुआ है। बाबा कान करने वाला बाबा सूरजपाल के करोड़ों के साम्राज्य का हैरान कर देने वाला सच। बाबा की हम कमेटी करती थी सत्संग की सारी फंडिंग। आश्रम और ट्रस्ट का स्रोत बरसती थी अकूल दौलत। हाथरस भगदड़ कांड के बाद से फरार चल रहा बाबा सूरजपाल 4 दिन बाद पहली बार कैमरे के सामने आया और सफाई दी। दावा किया कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस बीच बाबा सूरजपाल के कई सनसनीखेज सच सामने आए। उनमें से एक सच ये है कि बाबा किसी भी भक्त से दान न लेने का दावा करता था। लेकिन हाथरस भगदड़ केस के बाद बाबा सूरजपाल की अकूल दौलत का पता चला। यही नहीं, देश में कई आश्रम का भी पता चला जिसका मालिक बाबा सूरजपाल है। इन आलीशान आश्रमों की संपत्ति करोड़ों रुपए से भी ज्यादा की बताई जा रही है। इसके साथ ही खाकी वर्दी के बाद सफेद लिबास में बाबागिरी करने वाले बाबा सूरजपाल की कमाई के 3 स्रोत सामने आए हैं। आश्रम, ट्रस्ट और हम कमेटी। इन्हीं 3 स्रोत से बाबा न सिर्फ लग्जरी लाइफ जीता था, बल्कि करोड़ों के साम्राज्य को खड़ा कर दिया है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इन तीनों स्रोतों के बारे में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बाबा सूरजपाल की उस करतूत से पर्दा उठाना होगा जिसकी वजह से ये पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ है। और इन सब की शुरुआत तब हुई जब बाबा ने अपने ट्रस्ट का नाम बदला। बाबा सूरजपाल ने ट्रस्ट का नाम श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसे पहले मानव सेवा आश्रम के नाम से जाना जाता था, पिछले साल इसमें बदलाव कर इस ट्रस्ट की जगह श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट कर दिया गया। यही नहीं, कासगंज के पटियाली में रजिस्ट्री ऑफिस में जब इस ट्रस्ट से जुड़ी कुछ रजिस्ट्रियां हुई थी, तभी 12 साल बाद बाबा कासगंज गया था। बताया ये भी जाता है कि जिन जमीनों पर बाबा के आश्रम मौजूद हैं, वो ज्यादातर दान की जमीनों पर बने हैं, जो बाबा को मानने वालों ने उनके मानव सेवा आश्रम ट्रस्ट को दी थी। लेकिन पिछले साल जैसे ही जमीनों की रजिस्ट्री बाबा सूरजपाल के ट्रस्ट के नाम पर हुई, तुरंत ट्रस्ट का नाम बदल दिया गया ताकि करोड़ों रुपए की इन संपत्तियों पर भविष्य में उनके ट्रस्ट का कब्जा हो सके। इस समय बाबा सूरजपाल के पास यूपी सहित कुछ राज्यों में कई आश्रम हैं। हर आश्रम का एक ट्रस्ट होता है और हर ट्रस्ट में अलग अलग दान होता है। आश्रम और ट्रस्ट में कोई भी दान कर सकता है। यानी बाबा सीधे सीधे अपने भक्तों से दान न लेकर अलग तरह से ट्रस्ट के जरिए दौलत जुटाता रहा और इसी दौलत से वो लग्जरी लाइफ जीता है। अभी तो बाबा के पास इस समय कई आलीशान आश्रम हैं। बाबा के काफिले में 25 से 30 लग्जरी कारें चलती हैं। बाबा की सेवा में सैकड़ों सेवादार तैनात रहते हैं। यही नहीं, बाबा के हजारों सेवादारों की निधि सेना की भी बात सामने आ चुकी है। बाबा के आश्रमों की बात करें तो देश में कई जगहों पर उनके आश्रम मौजूद हैं। यूपी के कासगंज में 30 बीघे में आश्रम है। नोएडा के सेक्टर 87 के इलावांस गांव में आश्रम है। मैनपुरी में 21 बीघे में 4 करोड़ की कीमत का आश्रम है। कानपुर में 14 बीघे में आश्रम बना है। इटावा में 15 बीघे में आलीशान आश्रम बनाया गया है। संभल में प्रवास कुटिया के नाम से एक भव्य आश्रम है और आगरा के केदार नगर में एक आलीशान घर है। पर भोले बाबा का सत्संग हुआ करता था। तमाम लोग यहाँ पर जुटते थे, भारी तादाद में लोग यहाँ पर आते थे, सत्संग होता था। उसके अलावा छोटे कार्यक्रम भी इस स्थल पर होते थे। यहाँ संभल में भोले बाबा के प्रति तमाम लोगों की बहुत सारी अंधभक्ति है। तमाम सारे प्रतिष्ठान यहाँ पर, बहुत सारे ईंट भट्टे ऐसे हैं जो भोले बाबा साकार विश्वरी के नाम से हैं। आश्रम जो है कितना पुराना होगा लगभग? ये 2000 में बनी हुई, 2000 में। अच्छा, तो यहाँ पर कितने लास्ट प्रोग्राम बाबा जी का कब हुआ था? लास्ट तो जो 2000 से यहाँ तो आई ना है। आश्रम और ट्रस्ट के साथ अब शुरू हो जाता है बाबा सूरजपाल के सत्संग का खेल और यहाँ एंट्री होती है बाबा के हम कमेटी की, जिसके ऊपर सत्संग कराने की जिम्मेदारी होती है। समझ लीजिए, आपको कोई सत्संग कराना है तो इसके लिए बाबा सीधे संदेश हम कमेटी के पास भेजता है
उसके बाद हम कमेटी सत्संग में होने वाले खर्च से लेकर इंतजाम का जिम्मा संभालती है। अब आपको बाबा सूरजपाल के हम कमेटी की भूमिका तफ्तीश से बताते हैं। जहां भी बाबा का सत्संग होता है उसके लिए पहले हम कमेटी का गठन किया जाता है। ये हम कमेटी बाबा सूरजपाल के सीधे संपर्क में रहती है। हम कमेटी ही सत्संग का पूरा खर्च उठाती है। हम कमेटी को बाहर से चंदा लेने की मनाही होती है। बाबा पंडाल में जाते हैं, हम कमेटी के सदस्यों से मिलते हैं, फिर सत्संग शुरू हो जाता है। यानी बाबा सूरजपाल के सत्संग के लिए हम कमेटी के जरिए ही कोई पंडाल का टेंट लगवाता है, कोई खाने पीने की व्यवस्था करता है, तो कोई सेवादारों को मैनेज करता है। जानकारी ये सामने आई कि हम कमेटी में कई बड़े लोग शामिल होते हैं और यही लोग सत्संग में खर्च करते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये बड़े लोग कौन हैं? क्या ये कोई बिजनेसमैन है? क्या ये कोई बड़े सरकारी अधिकारी है? बाबा की हम कमेटी का सबसे बड़ा उदाहरण हाथरस केस है। मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर है, जो पहले एक इंजीनियर था। सोचिए उसकी कितनी तनख्वाह रही होगी, जिसके दम पर उसने इतना बड़ा कार्यक्रम किया था। ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी एक तरफ आश्रम और ट्रस्ट, दूसरी तरफ हम कमेटी। इन तीनों सिस्टम से बाबा करोड़ों के साम्राज्य का मालिक बन बैठा। कुल मिलाकर बाबा के आश्रमों का अर्थशास्त्र किसी कंपनी की तरह चलता है, जिसमें कमेटियों के रूप में कई डिपार्टमेंट होते हैं। उनमें भी सेवादारों की अलग अलग पोजीशन यानी जिम्मेदारियां होती हैं। हाथरस हादसे की जांच के लिए बनी न्यायिक जांच आयोग की टीम हाथरस पहुंच गई है और 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल पर जाकर पूरे मामले की जांच की गई। जांच आयोग की टीम फुलराई गांव पहुंची और तमाम जानकारियां जुटा रही है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। न्यायिक आयोग को हाथरस कांड की जांच के लिए 2 महीने का वक्त दिया गया है। तो टीम आज घटना स्थल पर पहुंची थी और घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की। ज्यादा जानकारी के साथ में ग्राउंड जीरो से हिमांशु शुक्ला हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज टीम पहुंची थी घटना स्थल पर, जाकर कई सारे सबूत जुटाए, कई लोगों से पूछताछ भी की। आप भी डे 1 से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या है पूरी अपडेट? तस्वीर दिखाएंगे। इस समय यहाँ पर जो है वो टीम पहुंची हुई है। जो न्यायिक जांच कमेटी गठित की गई है वो यहाँ पर मौजूद है, 3 सदस्यीय। इसके अलावा जिले के जिलाधिकारी, सीडीओ, एडीएम और तमाम बड़े अफसर मौजूद हैं और यहाँ पर जांच की जा रही है। देखिए ये वो ट्रैक है, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाएं। नरेश जी आपको ये ट्रैक दिखा रहे हैं, ये ट्रैक है जो बाबा के लिए अलग से बनाया गया था। बाबा यहीं से आता जाता था, सूरजपाल बाबा भोले यहीं से आते जाते थे और ये अलग एक एंट्री गेट था, यहाँ से सिर्फ एंट्री थी बाबा की। फिलहाल आप तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर जो वरिष्ठ अफसर हैं वो तमाम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर जांच की जा रही है, एंट्री एग्जिट पॉइंट चेक किए जा रहे हैं, भीड़ कहाँ से बेकाबू हुई थी, इसके अलावा भीड़ की संख्या कितनी थी और जो तमाम लोगों के मन में सवाल देखे, ये एंट्री जो है वो सीधे बाबा तक जाती थी। आप तस्वीरें देख रहे हैं इस समय, यहाँ पे रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस जो सदस्य हैं, इसके अलावा जो जज हैं रिटायर्ड हाईकोर्ट के वो भी मौजूद हैं और लगातार जिलाधिकारी से और जो तमाम अफसर हैं उनसे डिटेल ली जा रही है। आपको बता दें कि ये जो पूरा ट्रैक है, इसी ट्रैक से चल के बाबा अपने मंच तक पहुंचता था और ये ट्रैक स्पेशली बाबा के लिए बनाया गया था। यहीं से बाबा की एंट्री और एग्जिट होती थी। आपको एक बार फिर से मैं तस्वीर कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखाएं। ये वो ट्रैक है जो पंडाल तक जाता था। अभी कुछ देर पहले अफसर यहीं पे मौजूद थे क्योंकि कुछ भीड़ इस हिस्से से भी बाबा के पीछे भागी थी, जिसके बाद भगदड़ मची और 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। और आप देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा नरेश जी ये दिखाएं, ये देखिए अभी भी यहाँ पर उस तरीके के सबूत हैं। चप्पलें पड़ी हुई हैं, किसी के कपड़े पड़े हुए हैं, किसी के रुपट्टे पड़े हुए हैं। ये तमाम चीजें एविडेंस के तौर पे इकट्ठा की जाएंगी। फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके की घटना हुई है वो काफी दर्दनाक है और जो पुलिस के अफसर हैं, जो रिटायर्ड अफसर है, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, उसने इस पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से लिया। उसके बाद न्यायिक जांच कमेटी का गठन किया है और वो कमेटी अब यहाँ पर पहुंची हुई है। कई घंटों से लगातार, सबसे पहले यहाँ पे जिलाधिकारी और एसएसपी जो है उनसे बातचीत की। 1 घंटे से 1.5 घंटे की बैठक हुई। उस दौरान बैठक में तमाम तथ्य लिए। उसके बाद एसआईटी से बातचीत की गई, जो एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ हैं। उसके अलावा जो चैत्रावी मंडलायुक्त थे उनके साथ बातचीत की और अब मौके पर पहुंची हुई है। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। सबसे पहले दे रहा था कि